हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही खुश हैं, मस्त हैं और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। राइट। ये तो हमेशा ही मैं कहती हूँ कि आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। रोज कहते हैं किस चीज को बार 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 दोहराओ तो वो चीज अपने आप अपने अंदर क्या होनी शुरू हो जाती है, लागू होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मैं रोज एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ ही क्लास को स्टार्ट करती हूँ। तो मैं पूनम प्रजापत कक्षा 11वीं में आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत करती हूँ। जल्दी जल्दी आओ, फटाफट क्लास को ज्वाइन करो, क्योंकि आज हम करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ऊष्मागतिकी का वन शॉट। यानी कि हम आज इस चैप्टर में वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। और एक बात और ध्यान करो बच्चों, यह चैप्टर आपको नीट और जेई में भी बहुत 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 ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है और हमेशा ही इसके बारे में जितने भी क्वेश्चंस ऊष्मागतिकी के बारे में पूछे जाते हैं वो कंफर्म जैसे हैं हर साल वैसे ही आते हैं। घुमाना फिराना कुछ नहीं होता है, सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन उठता है और फिर भी बच्चे उसको नहीं कर पाते हैं। इसका रीजन केवल इतना ही है कि हम इस चैप्टर से ही डरते हैं। कॉन्सेप्ट तो बाद में आता है, चैप्टर का नाम सुनते ही बच्चा डर जाता है। तो वो डर ही खत्म करना है आज मेरे साथ। और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दो, ज्वाइन कर लो फटाफट, ताकि हम आज के इस सेशन को जो वन शॉट अपन कर रहे हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। क्लियर बात समझ में आ रही तो फटाफट जल्दी से थम्स अप भेजो और जल्दी से बता दो कि यस मैम हम आ चुके हैं। फटाफट शुरू कर दिया जाए। डन। तो ऊष्मागतिकी क्या होती है वहीं से अपन शुरू करेंगे, लेकिन एक नजर आज अपन इस टॉपिक में क्या क्या करने वाले हैं डिस्कस उसके ऊपर। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले ऊष्मागतिकी होता क्या है, इस शब्द का एक्चुअल में अर्थ क्या है उसको समझेंगे। निकाय और परिवेश, इस शब्द को समझते हुए यहां पर आएंगे। निकाय और परिवेश क्या होता है, सिस्टम और सराउंड क्या होता है, निकाय के प्रकार क्या होते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊष्मागतिकी के नियम, जहां से प्रश्न आता ही आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैस का नियम, जहां से मैं कहूं 99.99% नीट और जेई में प्रश्न आएगा। वहीं 11th क्लास में इससे क्वेश्चन थ्योरेटिकल आएगा। नीट और जेई की मैं बात करूं तो वहां पर प्रश्न आता है बेटा ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव इसमें से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी जो क्लास मेरी नीट जेई इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम जिस भी मीडियम का जिस भी बोर्ड का बच्चा है वो फटाफट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यह सभी बोर्ड के लिए है। वैसे तो सारे जब भी मैं आती हूँ, आपको पता है आपकी पूनम मैम जब भी क्लास लेती है हमेशा वो क्या होता है, हमेशा उसके अंदर हर बोर्ड का बच्चा इस टॉपिक को पढ़ सकता है। ऐसे ही मैं वो चैप्टर बनाती हूँ, इसीलिए आपको भी वही चीज मैं बता रही हूँ कि सभी बच्चे फटाफट जुड़ जाओ। राइट, चले ओके डन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊष्मागतिकी क्या होता है। आइए जी, ऊष्मागतिकी क्या है। ऊष्मागतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण, बच्चों हम कोई भी पदार्थ को गर्म करते हैं या फिर हम पदार्थ को ठंडा करते हैं तो गर्म ठंडा करने पर एक क्या होता है, कुछ गैसेस निकलना शुरू हो जाती है ना। हमें कुछ कण जो है वो गति करते हुए नजर आते हैं, या यूं कहें कि हम उसे महसूस करते हैं। सही बात है, ऐसा सबके साथ होता है, सबने देखा होता है। और नहीं भी देखा है तो आज मैं बता रही हूँ, वो आज देख लें। एक पतीला होता है, उसके अंदर पानी डाल के उसको गर्म करो, ठीक बात है। गर्म करके आप उसे कुछ देर के लिए रख दो तो आप देखेंगे उसके चारों तरफ छोटी 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 पानी की बूंदें ही इकट्ठी हो जाती है बाहर की साइड में, है ना। ठीक ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि अगर बहुत ज्यादा ठंड है और पानी को बाहर रख दिया तो भी वहां पर छोटी छोटी बूंदें इकट्ठा हो जाती है। ये क्या है, ये ऊष्मा थी कणों के मध्य जो ट्रांजिशन हो रहा है जिसका, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जो ट्रांजिशन ऊष्मा का हो रहा है उस अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी कहते हैं। जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई कि एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, उसे कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत नहीं आती है, बट जिसको यहाँ पर दिक्कत उसे सब जगह दिक्कत।
समझ आई मेरी बात? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा ध्यान रखो कि बात जो भी मैं कह रही हूँ थोड़ा गहराई से इसे समझते जाना, क्योंकि जो भी बच्चा 11th में ऑफ कोर्स वो नीट और जेई करना चाहता है, 12th में टॉप करना चाहता है, तो ये कॉन्सेप्ट जो मैं वन शॉट में बता रही हूँ वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, राइट। चले, तो ये बात क्लियर हो गई। तो इस प्रकार क्या कह रहा है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप ऊर्जा की मात्रा का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी कहलाता है। क्लियर है? ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, सही बात है, ऊर्जा ही तो है। ऊष्मा इंजन द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। ऊष्मा इंजन द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, कैसे? ध्यान से सुनो, ऊष्मीय ऊर्जा का क्या किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा में? आप देखो ना भाई कि अपने पास कोई भी जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आजकल वो बैलेंस आते हैं ना, जिसे अपन क्या करते हैं, नीचे से आग जला करके क्या होता है, वो हवा में उड़ना शुरू कर देता है, एक यांत्रिक शक्ति उसे प्राप्त हो गई, ऊष्मा से ही तो हुआ, हाँ या ना? सही बात है। सेकंड थिंग, जैसे ही अपन कोई भी गाड़ी चला रहे हैं तो इंजन है, इंजन के अंदर ऑयल डाला हुआ है, वो जलता है तो एक ऊष्मा मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है, उसी से गाड़ी चलती है। आपने देखा होगा रेस देते हैं हम, कहते हैं ना, हाँ, तो वो क्या है, वो ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी, सबको समझ में आनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि अगर मैं 1 कैलोरी ऊर्जा की बात करूं तो वहां पर 4.18 जूल होता है। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.18। बच्चों को पता ही नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, पर हम बात ही नहीं करते इस पर, पता ही नहीं है, भूल जाता है बच्चा। पर वही तो मैं कह रही हूँ, टॉपिक जो पढ़ाया जा रहा है उस पर अंडरलाइन कर लो भाई, वहीं पे मोस्ट लगा लो, डन। यही इसके बीच संबंध है। वायु में अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण होना रुद्धोष्म प्रक्रम का एक उदाहरण है। वायु में अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ, एक तो क्या होती है, यूं जाती है, एक यूं चलती है, 2 किरणें होती है ना, एक तल पर एक तल के लंबवत। सही बात है। जब ये तरंगे वायु की चल रही होती है, उनका जब संचरण होता है तो रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म वो होता है जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण संभव नहीं है, रुद्धोष्म है। क्लियर? बात समझ में? ऊष्मा का कोई रूपांतरण नहीं होगा, जहां है वहीं रहेगी, उसे हम क्या कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम का एक उदाहरण है। बर्फ का गलना, मोम का जमना और समतापी प्रक्रम का एक उदाहरण है। समतापी मतलब जहां तापमान स्थिर है, उस तापमान पर ही जमेगा, उसी पे पिघलना शुरू करेगा, समतापी। कार्नो इंजन में कार्यकारी आदर्श पदार्थ आदर्श गैस होती है, यानी जो चीजें बदलती नहीं है। क्लियर? उसे आदर्श गैस के रूप में बोला जाता है। लोहे पर जंग लगना एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण है। ये सब आपको एक बताया गया है कि ऊष्मागतिकी में ये सब देखा जाता है, राइट? बात समझ में आई तो एक बार थम्स अप जरूर भेजेंगे सभी बच्चे। और मैं बार बार कह रही हूं, अगर आप तक कोई चीज पहुंचाई जा रही है, समझाया जा रहा है, तो प्लीज उसे पढ़ने की कोशिश करो और ज्यादा से ज्यादा उसे शेयर करने की कोशिश करो। आप अगर पढ़ने वाले बच्चे दूसरे पढ़ने वाले बच्चों को शेयर करेंगे तो उनका कितना भला होगा, ये भी तो सोचो। केवल ये मत सोचो हमने पढ़ लिया ठीक है जाने दो, है ना। और जितना भी हो अपने आप को पॉजिटिव रखो, सामने वाले को भी पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो मुझे और मेहनत करनी है उसके ऊपर, राइट। 11th अगर अच्छा किया तो आप यकीन मानो हमारे साथ जुड़कर आप 12th भी बहुत अच्छा करेंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ। अगर आप 11th अभी जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं 12th भी आप कंटिन्यू करेंगे तो मैं कह रही हूँ आप डेफिनेटली टॉप करेंगे। इसी बार मेरा जो बच्चा था, मेरे जो बिहार बोर्ड के बच्चों का जो पेपर हुआ, मैं बार बार हर समय कह रही हूँ, मुझे बड़ा खुशी होती है ये शब्द बोलते हुए। वो बच्चे कह रहे हैं मैम जो क्वेश्चन पेपर्स के सेट आपने डिस्कस किए वही पेपर में आ रहे हैं, तो सोचो इससे ज़्यादा क्या होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब में वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सोचो ऐसा नहीं है कि हम मेहनत हम कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा तो करना होगा बेटा। अगर हम 70% कर रहे हैं तो आपसे तो 30% की उम्मीद कर रहे हैं ना राजा। तो जल्दी से बताओ करोगे कि नहीं, मेहनत करोगे ना? वेरी गुड,
थैंक यू। चलो आ जाओ, अब आता है सबसे पहले निकाय। निकाय यानी कि जब भी आप ऊष्मागतिकी की बात करते हैं तो ऊष्मागतिकी, ऊष्मा अपने चारों तरफ है, ठीक है। ये पूरा ब्रह्मांड वायु का एक गोला है, सही बात है, सबको पता है। अब ये जो पूरा वायु का गोला है, इसमें ऊष्मा या ऊर्जा का आदान प्रदान कब कैसे होता है, तो यहाँ दिखाया गया एक चित्र आपके सामने रखा गया है कि आपके पास में ये पूरा क्या है भाई, ये एक सराउंडिंग है, ठीक बात है। इस सराउंडिंग के अंदर आपने कोई क्षेत्र ले लिया, उसे सिस्टम कहा, और वहां पर कोई अभिक्रिया हो रही है, तो उस सराउंडिंग का वह क्षेत्र जहां अभिक्रिया के लिए जिसे चुना जाता है, या यूं कह दें जैसे आपका पूरा घर है, ठीक है, वो आपका सराउंडिंग है, ठीक बात है, वो आपका परिवेश है। उस परिवेश में वह जगह, आपका वह रूम जहां पर आप पढ़ने के लिए उसे चुनते हैं कि मैं इस कमरे में पढ़ूंगा, वो सिस्टम है। कार्य करने के लिए चुनाना, उसे हम सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? निकाय, है ना। किसी भी परिवेश में से वह क्षेत्र जिसे अध्ययन करने के लिए चुना जाता है क्या कहलाता है? परिवेश, निकाय कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। डन, यहां पर बात समझ में आ गई होगी, क्लियर? डन है, एक बार थम्स अप जरूर भेजेंगे। तो ये क्या होगा, और अब जो सराउंडिंग और सिस्टम को अलग अलग कर रहा है उसे बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री जानते हो ना, छक्का चौका लगता है कि नहीं, वहां पर बीच में क्या होती है, पूरे चारों तरफ एक बाउंड्री बनी हुई है ना। पूरा स्टेडियम क्या है, अच्छा मैच तो हर कोई देखता है, अब समझ आ जाएगा, बाउंड्री से मुझे भी क्लिक कर गया। मैच देखने के लिए स्टेडियम में जाते हो, पूरा स्टेडियम क्या है, सराउंडिंग है, ठीक, सराउंडिंग है। अब सराउंडिंग में से, उस स्टेडियम में से बीच का क्षेत्र जहां पर क्या करेंगे, प्लेयर्स खेलेंगे, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम सिस्टम कहते हैं। सिस्टम हो गया, तभी तो वहां पर सिस्टम हैंग कर देते हैं वो लोग। डन, चक्का चौका लगा लगा के, है ना, तो वही तो वो सिस्टम है। अब समझ में आ गया होगा। अब सिस्टम और परिवेश के बीच में एक बाउंड्री कर दी, अब वहां से प्लेयर अंदर आ गया और वापस जा सकता है तो उसे क्या कहोगे? जो केवल अंदर आ सकता है, बाहर नहीं जा सकता है, तो उसे क्या कहोगे? और जो बाहर अंदर दोनों काम नहीं कर सकता, जो बाहर है वो बाहर, जो अंदर है वो अंदर, उसे क्या कहेंगे? तो निकाय को इसी आधार पर कई भागों में वर्गीकृत किया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। निकाय क्या होता है? ब्रह्मांड का वह विशेष, निश्चित, वास्तविक या काल्पनिक भाग जिसे ऊष्मागतिकीय अध्ययन के लिए चुना जाता है, सिस्टम कहलाता है। निकाय को छोड़कर उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जो निकाय की ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान कर सकता है, परिवेश कहलाता है। अब निकाय को कई भागों में, यानी तंत्र यानी सिस्टम को कई भागों में बांटा गया है। ये बात तो आपको क्लियर हो गई, बेसिक तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले अपने पास आता है कौन सा सिस्टम, क्या है, वो क्या कहना चाहता है। तो दो प्रकार के आपके पास सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, पर बेसिकली वो सिस्टम क्या होते हैं? निकाय के प्रकार, ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। खुला निकाय, सबसे पहले निकाय का नाम क्या है? खुला निकाय। खुला यानी कि ये आपका क्या है भाई, आपके पास क्या है, आपके पास पूरा परिवेश है और इसमें से सिस्टम ले लिया, ये सिस्टम है, सही बात है, और ये आपका परिवेश है, ठीक बात है, लिख दिया। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। अब परिवेश, सराउंडिंग, अब इनमें से दोनों में से ऊष्मा का, पदार्थ का आदान प्रदान हो रहा है तो खुला है, ठीक बात। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा दे रहा है ना, ओपन सिस्टम में क्या हो रहा है, आराम से मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, एनवायरनमेंट से बाहर आना जाना आराम से, कोई रोक टोक नहीं। जैसे आप लोग कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं और वहां पर मम्मी पापा साथ नहीं है, ओहो हो, जन्नत मिल गई, कोई रोकना नहीं, कोई अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहे हैं ना, कभी भी नाचो, कभी भी कूदो, कहीं भी खाओ पियो, मस्ती करो, है ना। यानी उस समय हमारा सिस्टम कैसा है? ओपन सिस्टम है। लेकिन वहीं पर यदि क्या हो, मम्मी पापा साथ लेकर जाने, चलो घूमने चलते हैं, अब सोच सोच कर बोलना पड़ता है। कोई बात ऐसी वैसी मुंह से निकल गई, मम्मी पापा कहेंगे अच्छा आजकल कुछ ज्यादा नहीं बोलने लग गए तुम, राइट। तो वही चीज है। तो यहाँ पर सिस्टम, जब मम्मी पापा साथ में जा रहे हैं घूमने के लिए, तो वो कौन सिस्टम हो जाता है?
क्लोज सिस्टम। वहीं पे मम्मी पापा साथ में घूमने नहीं जा रहे तो कौन सिस्टम? ओपन सिस्टम, राइट। तो वही कह रहा है कि बंद या संवृत निकाय क्या होता है? वह निकाय जो अपने परिवेश से ऊर्जा का आदान प्रदान केवल क्या कर सकता है? ऊर्जा का आदान प्रदान। यानी सिस्टम की मैं बात करूं तो वो परिवेश के साथ में क्या करता है? ऊर्जा का आदान प्रदान करता है। क्लियर? तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर वो केवल अंदर अंदर ही है, बाहर से कुछ भी नहीं, राइट। बात समझ में आ गई? केवल ऊर्जा, द्रव्यमान यानी पदार्थ का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसे हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। समझ आ गया? अगला है, वह निकाय जो अपने परिवेश से ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान कर सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटे? अच्छा, दोनों का आदान प्रदान नहीं कर सकता है, उसे हम कहते हैं विलगित निकाय। जैसे थर्मस में भरा गर्म जल, तो यहां पर आपको दिख रहा है थर्मस में पानी भरा हुआ है, वो ठंडा नहीं होता है, और अभी चल रही है ठंडी, और ठंडी में तो ये बात बराबर समझ में आती है। मम्मी कहती थर्मस में पानी भर के रूम में रख लो, ताकि रात को तुम लेट नाइट तक जब तुम पढ़ते हो तो ठंडा पानी ना हो, पानी गर्म पियो, ताकि तुम्हें सर्दी जुकाम ना हो। कहते हैं ना, पेरेंट्स बहुत ध्यान रखते हैं, है ना। वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा आगे बढ़े, ग्रोथ करे। समझते हैं ना? आपको भी वही समझना है। ज़रूरी है कि जब तक आप इन्हें नहीं समझोगे तो तब तक अपनी मंजिल को कैसे पाओगे, है ना। वो कहते हैं कि रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। हिम्मत रखो या जज्बा रखो जीतने का, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त ज़रूर बदलता है। तो आपको अपने मम्मी पापा का वक्त बदलना है, जो संघर्ष उन्होंने किया है उसका आपको रिजल्ट देना है कि आपने हमारे लिए इतना किया है, अब बारी हमारी है कुछ करके दिखाने की। स्टेट मेरिट लाना है, डॉक्टर एम्स में बनना है। अगर ये दिमाग में है तो मैं कहूँ कि आपको कोई हरा नहीं सकता है, कोई डिप्रेशन तुम्हारे नज़दीक आ नहीं सकता है, अगर ये जोश और जज्बा तुम में है तो, राइट। आ जाओ। चलो भाई चलते हैं आगे। तो आइसोलेटेड यानी कि विलगित निकाय आपको समझ में आ गया होगा। अब चलती हूँ आगे। अब ये तीनों सिस्टम एक साथ भी आपको नजर आ रहे होंगे कि सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम जो होता है वो कौन सा सिस्टम होता है बेटा? ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम होता है, और ओपन सिस्टम में क्या होता है बेटा? ओपन सिस्टम में ऊष्मा का आदान प्रदान, पदार्थ का आदान प्रदान भी होता रहता है। वहीं पर क्लोज सिस्टम की बात करूं तो केवल और केवल क्या होता है राजा? क्लोज सिस्टम में केवल ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, पदार्थ का नहीं। और यहाँ तो दोनों का ही नहीं होता है, चाहे वो ऊष्मा हो चाहे वो पदार्थ हो, राइट। बात समझ में आई या नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी 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 कि यस मैम हमारा बिल्कुल क्लियर है। सभी बच्चों को थर्मस की बोतल कितनी सुंदर लग रही है तुम लोगों के जैसे। हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ। है इसको देखकर तो सबके मन में यूं हलचल हो गई, चाय पीने की मन में आ गई। मैम थोड़ी चाय पी लेते हैं, उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे, है ना। नहीं जाना कहीं, पढ़ाई करो। नो, इधर देखो, आ जाओ। चलते हैं आगे। अगला टॉपिक आता है, जब आप ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ लेते हैं उसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं कि ऊष्मागतिकी जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास सिस्टम और सराउंडिंग होता है, यानी कि निकाय और परिवेश होता है। वो किस तरह से क्लासिफाइड है वो देखा। अब जब अपन निकाय की बात कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो वही निकाय के अंदर कुछ गुण होते हैं। निकाय में मौजूद जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर कुछ गुण पाए जाते हैं। वो गुण कौन कौन से होते हैं? तो बेसिकली इन्होंने बताया कि गुण जो होते हैं दो प्रकार के, विस्तीर्ण अविस्तीर्ण। विस्तीर्ण गुण या फिर इसे हम गहन गुण भी कह सकते हैं, विस्तीर्ण गुण व गहन गुण। क्लियर? बात समझ में आई? तो अब आता है वे गुण जो निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, विस्तीर्ण गुण कहलाते हैं। पदार्थ की मात्रा अगर मात्रा पर निर्भर कर रहा है, जैसे कि आपके पास पदार्थ 1 kg है, 1 किलोग्राम है, 1 ग्राम है, उसका 1 ml है, 10 ml है, यदि पदार्थ डिफाइन हो रहा है, इट मीन्स वो गुण क्या होता
होता है, हमेशा विस्तीर्ण गुण होता है। जैसे कि मैंने भी बताया, ml में है ना, या फिर कोई kg में है, तो कैलोरी में है, ऊष्माधारिता, एंथैल्पी, एंट्रोपी, है ना, एंथैल्पी डेल एस, डेल एस एंट्रोपी और एंथैल्पी डेल एच, राइट, हाँ या ना, सही है कि नहीं भाई? डेल एच एंथैल्पी और ये एंट्रोपी। बच्चों, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे भी बहुत काम आने वाली है। विस्तीर्ण गुण, जिनके पदार्थों की मात्राओं को मापा जा सकता है, वह गुण विस्तीर्ण गुण कहलाता है। एंथैल्पी को माप सकते हैं। एंथैल्पी क्या होती है? ऊष्मा ही होती है ना, ऊर्जा को ऊष्मा में व्यक्त करो, एंथैल्पी आ जाती है। एंट्रोपी क्या है? अगर पदार्थ के कण बहुत ज्यादा अव्यवस्थित है, दिस इज एंट्रोपी। क्लियर? मैं कह रही हूं कहीं पर भी बेसिक चीजें क्लियर नहीं होती, ओनली फॉर डाउट नॉट। जहां पर टीचर्स आपको बिल्कुल बेसिक समझाते हैं, क्यों? ताकि हमें पता है कि हमारे बच्चे कहीं नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहा है, वो बच्चा हमसे पढ़ रहा है, वो केवल हम पर डिपेंड है, हम जानते हैं, है ना। कई बच्चे आते हैं जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं पढ़ाते वक्त भी, पर बेचारे बच्चे बोलते रहते हैं मैम इनको ब्लॉक करवा दो, ये हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुझे उस समय बहुत वो लगता है कि काश मैं मेरे बच्चों से डायरेक्ट कनेक्ट हो पाती, हैं, उनसे कह पाती कि बेटा डिस्टर्ब नहीं करो, तुम भी पढ़ो, तुम्हारा भी जीवन सुधर जाएगा, है ना। तो पढ़ाई के वक्त डिस्टर्बेंस नहीं, प्लीज। चलो आ जाओ। तो आयतन, द्रव्यमान, ऊष्माधारिता, एंथैल्पी और एंट्रोपी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ओके, डन। अब आता है वे गुण जो निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, अविस्तीर्ण गुण कहलाते हैं। यानी कि जो गुण पदार्थ की मात्रा पर, जिन्हें मापना संभव नहीं है, जिन्हें अपन एक ऑन एन एवरेज बात करते हैं, जैसे तापमान है ना, कितना डिग्री सेल्सियस हुआ, है ना, ये तो फिक्स मान है जिनको अपन देखते हैं। मात्रा नहीं, इनकी कोई मात्रा नहीं होती है, इनका मान फिक्स होता है। 27 डिग्री सेल्सियस पर दाब 1 atm दाब फिक्स है, नो चेंजिंग, तो मात्राएं नहीं होती है इनकी भाई, राइट। तो ताप है, दाब है ना, इनकी मात्रा नहीं होती। घनत्व है, द्विध्रुव आघूर्ण है, क्वथनांक है, हिमांक है, ये फिक्स वैल्यूज होती है जिनकी मात्राएं नहीं बदलती है। क्लियर? जब मात्रा की बात आती है तो द्रव्यमान, आयतन, राइट, एंट्रोपी, एंथैल्पी, डेल एच डेल एस, दिमाग में फीड कर लो, डेल एच डेल एस विस्तीर्ण गुण, हिमांक, क्वथनांक गहन गुण, जो मात्रा पर निर्भर नहीं करता। ताप है, दाब है। क्लियर? चले आ जाइए, ये सबको क्लियर हो जानी चाहिए, ये बात कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए जो समझ में नहीं आए। ठीक है, सबको आ गई? वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह, कितना अच्छा कमेंट, सब बच्चा कह रहे हैं थम्स अप मैम, हमें समझ में आ गया, थैंक यू। आगे चलते हैं। ऊष्मागतिकी प्रक्रम। जब आपने पदार्थ को देखा, निकाय में पदार्थ को देखा, पदार्थ के गुणों को देखा कि ये पदार्थ कैसा है, इसकी मात्रा को माप सकते हैं या नहीं। अगर नहीं तो इसका तापमान देखो, दाब देखो, घनत्व देखो, गलनांक, क्वथनांक देखो। अगर माप सकते हो तो इसका आयतन देखो, द्रव्यमान देखो, हाँ या ना, इसका आयतन देखो, द्रव्यमान देखो, इसकी एंट्रोपी देखो, इसकी एंथैल्पी देखो। सही है। अब जब हम पदार्थ को वेरीफाई कर चुके हैं कि या तो वो उसका गहन गुण होगा या फिर विस्तीर्ण गुण होगा, तो उस दौरान हम क्या करेंगे? उस दौरान हम करेंगे कि अपने पास अब हम उन पदार्थों को लेकर पदार्थों की अभिक्रिया कराएंगे, और अभिक्रिया कराकर हम ये चेक करेंगे कि ये आपस में किस तरह से साम्यावस्था में होंगे। अगर साम्यावस्था में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो गति करके साम्यावस्था ला रहे हैं, तो उसे गतिक साम्य कहेंगे। क्या कहेंगे? गतिक साम्य। तो टॉपिक आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ऊष्मागतिक साम्य यानी कि प्रक्रम क्या होते हैं? जब पदार्थ क्या होता है, जब पदार्थ आपके पास क्या चल होता है, जब पदार्थ में ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा एक रूप से दूसरे में बदलती है, तो वो गति करता है, और गतिक रूप में उसके पास जब साम्यावस्था आ जाती है तो उसे हम गतिक साम्य कह देते हैं, राइट। जब कोई ऊष्मा गतिक तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? गतिक साम्य कहते हैं। यहां से प्रश्न आता है बच्चों, ठीक है, थोड़ा ध्यान कर लेना। गतिक साम्य किसे कहते हैं? जब ऊष्मा गतिक तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है,
ठोस से द्रव में आता है, द्रव से गैस में जाता है, तो उस दौरान उसमें एक साम्यावस्था उत्पन्न होती है जिसे हम गतिक साम्य कहते हैं। यह निम्न प्रकार का होता है: समतापीय प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम, सम आयतनिक प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम में निकाय का ताप स्थिर रहता है, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। समदाबीय प्रक्रम में से निकाय का दाब स्थिर रहता है और सम आयतनिक में आयतन नहीं बदलता है। बच्चों ध्यान से समझना, आपके पास गतिक साम्य में यदि प्रक्रम की बात करूं तो समतापीय, अगर उष्मा का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है और उस समय ताप स्थिर है तो वो परिवर्तन कैसा कहलाएगा? समतापीय प्रक्रम। समरुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होगा? उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। समदाब में दाब स्थिर होगा, तब उष्मा यदि बदल रही है तो देख लेना। और सम आयतनिक मतलब आयतन नहीं बदलता है। यदि उष्मा में आप गतिक साम्य चाहते हैं और स्थिर दाब पर चाहते हैं तो क्या? क्लियर? बात समझ में आई? तो सम आयतनिक, सम दाबीय, ये दो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। स्थिर दाब पर उष्मा का परिवर्तन सम दाबीय, स्थिर आयतन पर उष्मा में परिवर्तन जब गतिक साम्य आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं समदाबीय प्रक्रम। और ये आपको आगे हेल्प करेगा किसमें? सीपी और सीवी में। उष्माधारिता में जो सीपी और सीवी होता है उसके रिलेशनशिप यानी कि उसका को रिलेशन देखने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, बात समझ में आई? यानी ये बात दोनों याद रख लेना, डेल पी बराबर 0, डेल वी बराबर 0। ठीक है, ओके डन। अब चलते हैं आगे। अब आता है अवस्था फलन। बच्चों ध्यान से सुनना, अपन ने पढ़ लिया, अपने गुणों के बारे में पढ़ा, गुणों के बारे में पढ़ के प्रक्रम देख लिए, है ना, गतिक साम्य में आकर के उसके प्रक्रम नोट कर लिए। अब प्रक्रम जब हो गया समतापी समदाबी होने के बाद में, अब आए जो आपने किसी भी पदार्थ के गुणों के बारे में पढ़ा था, कुछ विस्तीर्ण थे, कुछ गहन गुण थे, उनमें से कौन अवस्था पर निर्भर करता है? जैसे गतिक साम्य एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गया ना, तो कौन से गुण हैं जो अवस्था पर निर्भर करते हैं, कौन से गुण हैं जो अवस्था पर निर्भर नहीं करते, पथ पर निर्भर करते हैं? क्लियर? आओ तो देखते हैं। निकाय का वह गुण जिसका मान केवल निकाय के वर्तमान अवस्था पर निर्भर करता है, यानी कि तुम अभी कहां हो, यह मैटर नहीं करता है कि हम कहां पर हैं और हम क्या कर रहे हैं, डजंट मैटर। हमें तो केवल इतना बताओ कि पहले तुम कहां खड़े थे और अब तुम क्या है, तुमने किस पद से आए, तुमने क्या किया, तुमने कितना स्ट्रगल किया, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें रामायण मत सुनाओ, हमें केवल क्वेश्चन का आंसर बताओ। हमने तुमसे पूछा तुम पहले कहां थे, तुम बताओ यहां थे, अब तुम कहां हो, अब हम यहां हैं, दैट्स इट। ये होता है अवस्था फलन। ठीक है, तुम कैसे आए, तुमने क्या किया, नो। यानी कि पहले बच्चे ने यूपीएससी की तैयारी की, यूपीएससी की तैयारी के दौरान उसने क्या क्या कष्ट झेले, या यूं कह दूं कि कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं मिलता। अब वो आईएएस आईपीएस बन गया, तो पहले नहीं था, पहले उसने 12वीं की, फिर उसने बीकॉम एमकॉम जो भी बीएससी एमएससी जो भी करना था किया, उसके बाद तैयारी की, और अब क्या है, अब वो आईपीएस या आईएएस बन चुका है, दैट्स इट। बीच में क्या हुआ, हमें कोई खिचड़ी क्या पकी हमें मतलब नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवस्था फलन, जो प्रारंभ से अंतिम की हो जाता है, राइट। तो जैसे अपने पास आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, यानी जो भी विस्तीर्ण गुण है, विस्तीर्ण गुण है, वो सब क्या होते हैं, सभी अवस्था फलन होते हैं। ओके, ताप भी विस्तीर्ण प्लस गहन गुण, जो केवल अवस्था फलन होते हैं। ठीक है, कुछ विस्तीर्ण है, कुछ गहन है, दोनों है, दोनों मिलकर क्या कह रहे हैं, अवस्था फलन कह रहे हैं, यानी प्रारंभिक टू अंतिम। ठीक बात है। अब आ जाओ, प्रारंभिक टू अंतिम अवस्था फलन की जब बात की, तो अवस्था फलन में एंथैल्पी, एंट्रोपी, इनकी बात की, इनसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम निकल कर आता है, और वो क्या कहता है,
ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है बेटा? एक रूप से दूसरे रूप में उसे रूपांतरित किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। जब ऊष्मा का एक रूप से दूसरे में परिवर्तन होता है तो उस दौरान उसने कितना कार्य किया है ये परिवर्तन पर निर्भर करता है, राइट। तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसकी दूसरी परिभाषा क्या है? और विलगित निकाय की संपूर्ण ऊर्जा स्थित रहती है, यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जाती है। यदि, और दूसरी परिभाषा और कैसे रूप में लिख सकते हो आप इसे? Q ऊष्मा दी जाती है। यदि कोई निकाय है, आपके पास कोई सिस्टम है, इसको आपने Q ऊष्मा दी, यह ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा E1 से E2 तथा परिवेश W कार्य करने के बराबर होती है। यह आंतरिक ऊर्जा, इसे आप U भी लिख सकते हैं, U1 व U2, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, राइट, जिसे हम U से डिफाइन कर सकते हैं, E से भी डिफाइन, बट आपकी बुक में U से दिया है, सो आप U ही यूज करो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक बात है। तो Q आपने ऊष्मा दी और उसके दौरान आपने Q ऊष्मा दी, वो किसके बराबर? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को शो करती है। आपने अंदर ऊष्मा दी, यानी आपके पास क्या था? आपके पास चाय का एक बर्तन था, ठीक है, ये चाय का एक बर्तन है, इसमें आपने दूध डाला, है ना, दूध और चीनी डाली, ठीक है, आपने इसको Q ऊष्मा दी। कितनी ऊष्मा दी? Q ऊष्मा दी। अब इसके अंदर जो ऊष्मा थी, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, ठीक बात है, यह Q ऊष्मा जब आपने दी तो यह निकाय की आंतरिक ऊर्जा तथा परिवेश कार्य करने के बराबर होती है। यानी अब यह आंतरिक ऊर्जा U1 व U2 और इसके द्वारा कार्य क्या हुआ? चाय और दूध, चाय और चीनी और दूध तीनों मिल गए तो क्या बन गई? चाय मिल गई। चाय जो बनी वो किसके बराबर है? जितनी ऊष्मा आपने दी उसमें क्या बन गया आपका? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ और एक कार्य संपन्न हुआ जिसमें दूध, चाय और चीनी डाली हुई थी, वह किसमें बदल गई? चाय में। टोटल तीनों मिलाकर क्या बन गई? चाय बन गई। चाय पत्ती डाली, दूध डाला, चीनी डाली, चाय तैयार, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम सबको क्लियर हो गया होगा कि वो क्या कहना चाहता है कि आप किसी भी पात्र को यदि Q ऊष्मा दे रहे हैं तो वो ऊष्मा उस पात्र की आंतरिक ऊर्जा और किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। डन। तो इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि आपके पास, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q बराबर डेल U प्लस W, ठीक है जी, हाँ या ना? डेल U क्या है? U2 माइनस U1 प्लस W। U2 माइनस U1 क्या है? अंतिम माइनस प्रारंभिक। कार्य धीरे धीरे, कार्य को जब बढ़ाया जाता है तो आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, राइट, आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। और ध्यान करो, अगर आपने, यह पात्र है, इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है? यदि निकाय पर कार्य किया जा रहा है, जाता है तो हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? WE नेगेटिव होता है। और वहीं पर यदि क्या हो, यहाँ पर ऊष्मा क्या होती है? अगर यहाँ पर आपने निकाय पर कार्य किया है तो ऊष्मा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। वहीं पर निकाय यदि कार्य करता है तो अवशोषण होगा, वृद्धि होगी। कार्य किया निकाय द्वारा किया जा रहा है तो W बराबर पॉजिटिव, और यदि निकाय पर किया जा रहा है तो नेगेटिव। कैसे? ये बात आपने कैसे सिद्ध की? आओ बच्चों जानते हैं। इधर देखो, सभी बच्चे सामने बोर्ड पर देखेंगे। कैसे भाई? इधर देखो, आपके पास Q है। क्या है बेटा? Q है, ठीक है। आपने क्या किया? निकाय पर कार्य किया। निकाय पर किया यानी प्रारंभ में तो U1 था, U1, और अंत में नीचे आ गया पिस्टन, पिस्टन यहां से यहां आ गया, U2 हो गया, ठीक है, सही बात है।
अब यहाँ पर आपने इसके ऊपर कार्य किया तो यहाँ पर आपके आयतन में कमी आई, आपकी ऊर्जा जो थी वो क्या हो गई, उत्सर्जित हो गई, तभी तो पिस्टन अंदर जा रहा है। अगर ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता तो क्या वो पिस्टन अंदर जाता, नहीं। तो ऊष्मा में क्या आई, कमी आई, तो क्या हुआ, कार्य नकारात्मक हुआ, नेगेटिव हुआ, नकारात्मक कार्य संपन्न हुआ। क्यों, क्योंकि U2 माइनस U1, U1 क्या है, ज्यादा है, U2 क्या है, कम है, तो यहां पर कार्य क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, यस और नो, नेगेटिव आ जाएगा, और प्लस WV, तो ये क्या हो गया, इसका मान कार्य क्या हो गया, नेगेटिव। तो बात समझ में आई। और वहीं पर यदि निकाय के द्वारा कार्य हो रहा है तो ये इसके ऊपर लेके जाएगा, प्रारंभ में ये यहां था, अब ये ऊपर जाएगा, तो U1 U2 ज्यादा हो गया तो कार्य क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बात समझ में आ गई होगी, सभी बच्चों को क्लियर हो गया। ऊष्मा गति की जितना शानदार टॉपिक नहीं, पर समझाने वाला होना चाहिए और सामने समझने वाला भी होना चाहिए। तो ऊष्मा गति का प्रथम नियम समझ में आया कि कोई भी पात्र को यदि ऊष्मा दी जाती है तो वो किए गए कार्य और आंतरिक ऊर्जा के योग के बराबर होती है, पर जब निकाय पर कार्य होते हैं तो कार्य नेगेटिव, निकाय द्वारा होता है तो कार्य पॉजिटिव। इट्स एज सिंपल एज जो शो हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से प्रश्न आता है, सो प्लीज इसको नोट कर लेना। यहां से मैंने समझा दिया है, आगे है एंथैल्पी, यानी कि आपकी डेल एच, ऊष्मा क्या होता है, स्थिर दाब पर किसी निकाय की एंथैल्पी उसकी आंतरिक ऊर्जा E तथा PV के योग के बराबर होती है, इसे डेल एच कहते हैं। डेल एच का मतलब क्या होता है भाई, स्थिर दाब पर किसी निकाय की एंथैल्पी, ये निकाय है, ये पिस्टन है, इसकी एंथैल्पी यानी कि ऊष्मा, जिसे हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर कोई ना कोई पदार्थ है, उसकी ऊर्जा होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, आंतरिक ऊर्जा, ठीक बात, आंतरिक ऊर्जा बोल दी। तथा यह जो ऊष्मा है, जब दाब स्थिर है, दाब क्या है बेटा, स्थिर है, तो उस दौरान जब आप दाब स्थिर पर कोई ऊष्मा क्या कर रहे हो, अगर निकाय को दे रहे हो, स्थिर दाब पर किसी निकाय की एंथैल्पी की आंतरिक ऊर्जा इसके बराबर होती है। अगर आप ऊष्मा दे रहे हो तो आंतरिक ऊर्जा में ऑफ कोर्स परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा तो वो आयतन में भी परिवर्तन करेगा, हाँ या ना। आपने ऊष्मा दी, या तो आपने ऊष्मा दी है या फिर आपने ऊष्मा ली है, दो ही काम हो सकते हैं। तो उस समय आयतन पर क्या फर्क पड़ेगा, आंतरिक ऊर्जा तो वैसी है जैसे पहले थी, काम तो वो भी कर रही है। अब यहां पर ये कह रहा है कि आंतरिक ऊर्जा जो है उसमें परिवर्तन कैसा आया, जब परिवर्तन हुआ तो यहां पर आयतन बदला। आयतन क्या होता है, V2 माइनस V1, दिस इज अंतर, चेंज है, चेंज ऑफ वॉल्यूम, क्या चेंज आया, ठीक है। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यदि अपने पास क्या हो, ऊष्मा क्या हो, ग्रहण की जा रही हो, तो क्या होगा, आयतन में वृद्धि होगी। तो आयतन में वृद्धि होगी तो आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, U प्लस P डेल V, तो U प्लस PV पॉजिटिव। और वहीं पर अगर आपने बात की तो P क्या हो जाएगा बेटा, P अगर आपने ऊष्मा का उत्सर्जन किया तो आयतन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हाँ या ना, जल्दी से बताओ यार, ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आई या नहीं बात। ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा प्रथम नियम में लागू है और प्रथम नियम से ही एंथैल्पी आई है, क्योंकि ऊष्मा है ना वहां। तो वही ऊष्मा यदि किसी निकाय पर कार्य करवा रही है तो वह किसके बराबर होगी, आंतरिक ऊर्जा व स्थिर दाब पर आयतन में परिवर्तन के योग के बराबर होती है। क्लियर। तो दिखाया है ना कि यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि डेल एच बराबर यू प्लस पी वी। अगर v को हम देखें तो ये p डेल v से रिप्रेजेंट होगा, आंतरिक ऊर्जा में भी डेल u प्लस p डेल v। करेक्ट, यह है आपकी एंथैल्पी जो स्थिर दाब पर है। अब एंट्रोपी वो क्या आएगी, स्थिर आयतन पर। क्लियर।
दिस वन, एंट्रोपी। एंट्रोपी किसी भी निकाय की अवस्था अनियमितता का माप है, उष्मागतिकी का गुण है। यह अवस्था पर निर्भर करता है, इसे S से प्रदर्शित करते हैं। प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं को एंट्रोपी S1 S2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे डेल S से रिप्रेजेंट किया जाता है। जितना अव्यवस्था जितनी ज्यादा होगी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी, अतः ठोसों की एंट्रोपी सबसे कम, गैसों की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है। बोलो जी बोलो, यस और नो। मैंने देखा है कि बच्चे क्लास को बहुत कम शेयर करते हैं, है ना, और लाइव भी बहुत कम देखने आते हैं। क्यों भाई, क्यों? पढ़ना नहीं है। यहाँ की बातें करें तो खूब आओगे, हैं, है ना। अरे कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, समझोगे, तब फिर मैं जब ऑब्जेक्टिव करवाऊंगी, सब्जेक्टिव करवाऊंगी, तो वो आपको क्लिक करेगा, है ना। मैंने देखा है कई बच्चों के कमेंट्स को, बच्चे मुझे लिख देते हैं, मैम हमने तो ये टॉपिक अभी तक पढ़ा ही नहीं है और आपने MCQs कराने लग गए। क्यों नहीं पढ़ा भाई, मैंने तो पढ़ाया है ना। ये मैं सेकंड टाइम पढ़ा रही हूँ उष्मागतिकी आपको इसी चैनल पर, साइंस क्लासेस में दूसरी बार पढ़ा रही हूँ उष्मागतिकी, पहले भी पढ़ाया है। पढ़ो ना भाई, नहीं पढ़ना, नहीं करनी नीट, नहीं करनी जेई। हाँ, सेल्फ मोटिवेशन भी कोई चीज होती है लाला, खुद के अंदर होती है। कल मैं ऐसे ही मतलब मेरे घर पे ही बात कर रही थी, है ना, मतलब कि छोटे बच्चे जो हैं घर में, जो 11th 12th में हैं अभी, है ना, 2 बच्चे नीट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे ऐसे डिस्कशन कर रहे थे, है ना, कर रही थी। तो बोला कि भाई पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ा ध्यान दो, ऐसे नहीं चलेगा, एक के थोड़े मार्क्स कम चल रहे हैं अभी, है ना। तो बोला मैं तो बहुत ध्यान देता हूँ, मैं तो बहुत ध्यान देता हूँ दीदी, ऐसा नहीं है। अरे ध्यान देते हो, वो तो हम पुश कर रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो, ठीक बात है, लेकिन इंटरनली कितना आप में है कि आप खुद पढ़ना चाहते हैं, वो जरा फर्क डालेगा। मेरे कहने से तो आपने 2 घंटे पढ़ लिया, क्या हुआ? आपका खुद का मन क्या कहता है, पढ़ना चाहिए कि नहीं? आप खुद चाहते हो कि नहीं चाहते? जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे ना कि भाई हमें पढ़ना है, हमें सिलेक्शन देना है, हमें एम्स का डॉक्टर बनना है, फिर जीवन में बहुत लोगों की हेल्प करनी है, सोचो वो हजारों लोग, है ना, जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, कल आप एक बहुत अच्छे सर्जन बनोगे, है ना, बहुत अच्छे सर्जन बनोगे, तो उनकी हर प्रॉब्लम का समाधान होगा, आप उन्हें बता पाओगे। सर्जन का मतलब ये नहीं कि हर समय ऑपरेशन करते हैं, सर्जन बहुत तरीके के होते हैं, जो कोशिश करते हैं कम से कम ऑपरेशन को बताया जाए, पेशेंट ऐसे ही ठीक हो जाए, है ना। और डॉक्टर तो खुद मोटिवेट होगा तभी तो पेशेंट को मोटिवेट कर पाएगा। हमारा एक फैमिली डॉक्टर है, तो वो हमेशा, मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ दिल्ली में रहते हुए मेरे को जब कोई भी परेशानी होती है, मैं अपने डॉक्टर से ही कंसर्न करती हूँ। उनको मैं कहती हूँ मेरे को ये दिक्कत है, वो पहले तो मेरे को कहते हैं बेटा दिक्कत होती ही नहीं है, बस तुम लोगों को थोड़ा सा शेड्यूल ठीक नहीं है, ऐसे बोलते हैं। तो आधे ठीक तो हम करके कहने से ही हो जाती हूँ। यही मैं चाहती हूँ कि आप भी भविष्य में ऐसे ही डॉक्टर बनो, जैसे आज मैं उनका एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना, वैसे ही कल आपका भी एग्जाम्पल कोई दे कि वो डॉक्टर है। तो सेल्फ सोचो बेटा, ये नहीं है कि डॉक्टर ही बनोगे तभी जीवन है, ऐसा नहीं है, बट ऐसा करके जाओ कि जाने के बाद भी दुनिया तुम्हारी बात करे, है ना। तुम्हारी बात कोई तभी करता है जब तुम में कोई बात होती है। क्लियर? ओके डन। तो चले, तो हो गए होंगे मोटिवेट अब तक तो शायद। चलिए आ जाओ आगे चलते हैं। अब आता है उष्मागतिकी का द्वितीय नियम। प्रथम नियम सबका क्लियर है, सबका क्लियर है, जिसके अंदर अपन ने एंट्रोपी और एंथैल्पी को डिस्कस कर लिया। डेल एच डेल एस, डेल एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल यू प्लस पी वी, और उष्मागति का नियम क्या कहता है, क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। डन। जैसे मुझे याद है, मेरे बच्चों तुम्हें भी याद हो, कब ऐसा दिन आएगा, है कब वो घड़ी आएगी। उष्मागति का प्रथम नियम क्या कहता है भाई, द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम कहता है कि सभी स्वतः परिवर्तित अनुत्क्रमणीय होते हैं, बिना बाह्य कार्य इन्हें ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर उष्मा का प्रवाह स्वयं नहीं होता है। ये स्वतः कार्य नहीं कर सकते हैं, इन्हें उष्मा की आवश्यकता होती है। बाहर से कोई ना कोई पुश आउट करता है, जैसे तुम लोग, तो वे जब तक कहा नहीं जाए मम्मी की डंडा पड़े नहीं, चप्पल आ रही है, पढ़ने बैठ रहा है या नहीं, कहते हैं ना। हाँ मेरे को नहीं, बट मेरे भाई को हमेशा ऐसा कहते थे, मेरी मम्मी, वो नहीं पढ़ने बैठता था, है ना,
तो हम मेरे और मेरे भैया में काफ़ी गैप है, तो बैठते थे, नहीं बैठता था वो, तो उसको मम्मी कहती मैं आऊँ कि तू पढ़ने बैठ रहा है, मैं आऊँ कि तू पढ़ने बैठ रहा है, तो नहीं नहीं मैं बैठ रहा हूँ। फिर वो नहीं बैठता ना, तो वो चप्पल आ रही थी एकदम 360 डिग्री घुमाकर, दे धनादन दे। तो वही सिस्टम है यहाँ, इसके पास खुद का कोई काम नहीं है जब तक आप बाहर से इसको पुश आउट ना करो। आप नहीं भूलोगे कि द्वितीय नियम क्या होता है, राइट। स्वतः परिवर्तित प्रक्रम में ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती है, राइट। तो एंट्रोपी बढ़ जाती है क्योंकि परिवर्तित में ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ जाती है। एंट्रोपी मतलब अव्यवस्थितता बढ़ जाती है, क्योंकि आप बाहर से काम करेंगे तो आपको लिमिट पता होगी, अगर स्वतः कर रहे हैं तो वो अनलिमिटेड हो जाता है, ठीक है। तो इसको कई भागों में परिभाषित कर दिया गया है। स्वतः परिवर्तित अनुत्क्रमणीय होता है, एक बार बदलने के बाद वापस चेंज नहीं होता है। क्लियर। तो द्वितीय नियम पर भी कई बार प्रश्न आ जाता है, सो प्लीज ध्यान रखो, इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेना। चलो आ जाओ। उष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या कहता है? उष्मागतिकी के परम शून्य ताप पर किसी पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी हमेशा शून्य होती है। इस नियमानुसार परम शून्य ताप पर किसी पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी हमेशा क्या होती है बेटा? शून्य होती है। परम शून्य ताप पर एंट्रोपी हमेशा शून्य ही होगी राजा। एंट्रोपी ताप से अव्यवस्थित होती है, ऐसे ही नहीं होती है। क्लियर है? डन है? कोई इश्यू नहीं है? चलो जी आ जाओ, अब चलते हैं आगे। अब आता है कुछ परिभाषाओं की ओर, जहां से एग्जाम में 2 मार्क्स की क्वेश्चंस आते हैं आपके 11th में, 12th में, डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअली, नीट और जेई में। डन। ओके। तो अभिक्रिया की उष्मा, उष्मा की वह मात्रा जो किसी रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित पदार्थ की ग्राम अणु मात्राओं की पूर्ण अभिक्रिया होने पर अवशोषित या उत्सर्जित होती है, अभिक्रिया की उष्मा कहलाती है। अभिक्रिया की उष्मा क्या करती है? किसी रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित पदार्थ की ग्राम अणु मात्राओं की पूर्ण अभिक्रिया होने पर, कोई भी रासायनिक जो रिएक्शन होती है संपन्न कराने के लिए उष्मा का या तो अवशोषण होता है या फिर उत्सर्जन होता है, वही अभिक्रिया की क्या कहलाती है? उष्मा कहलाती है। डन। चलते हैं आगे। मानक अभिक्रिया उष्मा। मानक अभिक्रिया उष्मा क्या होती है? मानक ताप पर, दाब पर, वायुमंडलीय परिस्थिति में अभिक्रिया जो उष्मा प्राप्त होती है मानक, यानी मानक परिस्थिति में, मानक परिस्थिति में यानी कि क्या होता है? आपके पास 1 मोल पदार्थ हो, है ना, या अभिक्रिया जो आप करा रहे हैं, अभिकारक जो हैं, अभिकारकों की संख्या जो है वो क्या हो? 1 ग्राम हो, पर 1 हो, इकाई हो, अभिकारक इकाई हो, तापमान जो है वह 25 डिग्री सेल्सियस हो, दाब जो है वो 1 ATM हो, राइट। तो इस कंडीशन पे यदि आप बात करते हैं तो यहाँ पर जो कार्य संपन्न होता है उस समय जो उष्मा आपको चाहिए होती है, जो उष्मा की नीड होती है, उसे मानक अभिक्रिया उष्मा कहते हैं। क्लियर। मानक परिस्थिति में जो उष्मा अवशोषित की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मानक अभिक्रिया उष्मा कहते हैं। क्लियर है? चलें, मानक अभिक्रिया उष्मा को डेल RH के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आ जाओ जी। अब आता है दहन उष्मा। किसी यौगिक या तत्व के 1 ग्राम अणु को पूर्ण दहन करने पर जो उष्मा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? किसी भी पदार्थ को जलाने पर, जैसे C+O2 है ना, C+O2 = CO2। अब यहाँ पर कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है, यानी इसका जब दहन किया जा रहा है, तो उस समय जो आपको उष्मा उत्पन्न होती है, जलाने पर जो उष्मा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? दहन उष्मा कहते हैं। लकड़ी को जलाया जाता है तो उष्मा निकलती है, तभी तो गर्म हो जाता है आसपास का एरिया। अभी तो अपन ये सब काम कर ही रहे हैं, राइट। आ जाओ। तो उत्पादन और संभवन उष्मा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संभवन उष्मा क्या होती है? यौगिक के अपने ही तत्वों के 1 ग्राम अणु बनाने में जितने कैलोरी उष्मा अवशोषित या उत्सर्जित होती है उस यौगिक की संभवन उष्मा कहलाती है। किसी यौगिक के अपने ही तत्वों से, यानी कि अपने पास कोई यौगिक है, जैसे H2O है, तो इस H2O में H+ और OH-, राइट। 1 ग्राम अणु, अब इसका 1 ग्राम अणु बनाने के लिए जितनी कैलोरी उष्मा अवशोषित या उत्सर्जित की जाए, हो सकता है कि H2O को तोड़ने के लिए आपको उष्मा ग्रहण भी कर सकते हैं या फिर उष्मा का उत्सर्जन भी हो सकता है, पर 1 ग्राम अणु तोड़ने के लिए आपको जितनी उष्मा अवशोषित या उत्सर्जित की जाती है उसे संभवन उष्मा कहते हैं। संभावित मान,
कि 1 ग्राम बनाने के लिए आपको कितनी ऊष्मा अवशोषण करना पड़ेगा या फिर उत्सर्जन करना पड़ेगा, इसकी संभावना कितनी है, इसने नाम दिया संभवना ऊष्मा। क्लियर? आ जाओ, अब आता है विलयन की ऊष्मा। विलयन की ऊष्मा क्या होती है बेटा? ध्यान दो, ये शब्द जो है बहुत भारी है, आप छोटे छोटे बच्चों के लिए भारी शब्द है, लगते हैं बट है नहीं, पढ़ना तो है ना। विलयन की ऊष्मा क्या कहती है बेटा? 1 ग्राम अणु या मोल को इतने अधिक विलायक में घुला जाए कि और अधिक विलायक मिलाने पर उत्पन्न अवशोषित ऊष्मा की मात्रा अपरिवर्तित हो तो ऊष्मा की यह मात्रा विलयन की ऊष्मा कहलाती है। जरा ध्यान से देखो, आपके पास एक पात्र है, उसके अंदर आपके पास विलायक है। अब इस विलायक में आपने विलय का, यह है विलायक, ठीक बात है। इस विलय का, ये जो विलय है, इसका 1 ग्राम पदार्थ घोलने के बाद या इससे भी ज्यादा अगर आप इसे घोल रहे हैं इसके अंदर, तो जो ऊष्मा है मिलाने पर, जो ऊष्मा या तो उत्पन्न हो रही है यानी तो उत्सर्जित हो रही है या फिर अवशोषित हो रही है, वो मात्रा क्या होती है? स्थिर हो जाती है, बदलती नहीं है। या तो वो अवशोषित हुई या उत्सर्जित हुई तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, जितनी अवशोषण उतना उत्सर्जन भी हो सकता है, चेंज नहीं है, वो अपरिवर्तित है। राइट, जितनी चाहिए उतनी ही मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं। यानी 6 यदि किलो कैलोरी यदि आपको ऊष्मा चाहिए, इतनी जूल ऊष्मा यदि आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे? अब यहाँ पर 1 ग्राम पदार्थ को घोलने के लिए आपको जितनी चाहिए ऊष्मा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विलयन की ऊष्मा कहते हैं। राइट, बात समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप जरूर भेजेंगे। क्लियर है? वेरी नाइस। अगला है ऊष्मा रसायन के नियम। ऊष्मा रसायन के नियम, ऊष्मा रसायन के 2 नियम है, एक तो लवेसिये और एक हेस का नियम। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेस का नियम भी ठीक है बट लवेसिये हेस का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? आ जाओ जी। लेवासिये ने कहा कि कोई भी तत्व का जब टूटना होता है, उसका विघटन होता है, तो आवश्यक ऊष्मा उस यौगिक को उस तत्वों से बनाने पर उत्सर्जित ऊष्मा के बराबर होती है। क्या कह रहा है? कोई भी यौगिक है, जैसे H2SO4 है, उसके तत्व कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। इनके लिए, इनको तोड़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस यौगिक को इसके तत्वों के साथ बनाए रखने के लिए उत्सर्जित ऊष्मा के बराबर होती है। उत्सर्जित ऊष्मा के, इसको तोड़ने के लिए जितना ऊर्जा का अवशोषण हुआ, इनको आपस में जोड़े रखने के लिए जितनी ऊष्मा उत्सर्जित हुई, पहले अवशोषण हुआ, फिर जोड़ने के लिए वापस उत्सर्जन हुआ, वो बात हमेशा बराबर रहती है। इसीलिए उसे हम किसने बताया? हमेशा ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। जितनी अवशोषित हुई उतनी उत्सर्जित हो जाती है। तोड़ा फिर वापस जुड़ गए तो जितना उत्सर्जन उतना अवशोषण। क्लियर? ये नियम किसने दिया? लेवासिये ने। क्लियर है? आ जाओ, अब चलते हैं आगे। हेस का नियम, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक चक्र है कि आपके पास C+O2 = CO2 बनाना है। अब C+O2 अलग अलग प्रक्रम से बना रहा है, यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न हो रही है, ये एक पद में हो रही थी पर अब क्या हो रही है? 1 2 एक से अधिक पदों से संपन्न हो रही है, तो उस दौरान अवशोषित और उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा सदैव बराबर रहती है। जो एक पद में ऊष्मा है ना, वो इतने पदों में भी आप संपन्न करोगे तो भी ऊष्मा का परिवर्तन उतना ही होगा। तो यही तो कह रहा है। देखो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, O2 से O गैस में बदला, गैस से फिर O2 गैस में, फिर O2 बदल गया। क्लियर है? तो अब यहाँ पर जब ये प्रक्रम हुआ तो यहाँ पर ये और ये, इन दोनों को माइनस माइनस को जोड़ दो और इन दोनों को इसमें से घटा दो।
ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो 0.86 ही आएगी, जो इसके बराबर है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, आप खुद भी इस चीज को कैलकुलेट करके देख सकते हैं, सेम आएगा आंसर। डन। ठीक, इसमें भी ऐसा ही आप कर सकते हैं, इसको और इसको जोड़ करके इसमें से घटा देना, इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा देना, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई या नहीं? जल्दी बताओ, यस और नो। डन है, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। चलो अगला है, यही नियम है पर इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि आपको इसमें चेंज करने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए। तो कहा कि पहले आप इन दोनों को आयनों में तोड़ो और वापस इसको इस तरह से बताओ, तो आप देखेंगे गैस से फिर क्या हो जाता है, जलीय विलयन में आयन टूट जाते हैं। तो इसको H1 H2 और H3, राइट, तो यानी कि H डेल H3 इजिकल टू H1 प्लस H2। डन। तो यहाँ पर जो ऊर्जा का परिवर्तन है और इन दोनों का जो परिवर्तन है वो क्या होगा, हमेशा इनके योग के क्या होगा, बराबर आएगा। यानी डेल H1 इजिकल टू डेल H2, दोनों का योग कर दिया तो वो डेल H3 के बराबर आता है, यानी कि कितना भाई, +17। क्लियर है? तो ये हमेशा हेस का नियम बताता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब एक से अधिक पदों में संपन्न होती है तो उसमें ऊष्मा का अवशोषण उत्सर्जन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। डन। चले, ओके, वेरी गुड। चलते हैं आगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से न्यूमेरिकल आता है और आपका डेरिवेशन आता है, ऊष्माधारिता। नाम से स्पष्ट है, ऊष्मा ऊर्जा, ताप, धारिता धारण करने की क्षमता, ऊष्माधारिता। अब कोई भी निकाय ऊष्मा को जब धारण कर रहा है तो वो दो कंडीशन में कर सकता है, या तो उसका ताप स्थिर हो उस समय, या फिर उसका दाब स्थिर हो। राइट, स्थिर ताप और स्थिर दाब पर, है ना, सॉरी, स्थिर आयतन और स्थिर दाब पर। याद करो, स्थिर आयतन पर क्या था, स्थिर दाब पर क्या था, एंथैल्पी और एंट्रोपी। याद आया, डेल एच डेल एस, हाँ या ना, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है ना, वो यहां पर काम आएगा। तो देखो फटाफट क्या कह रहा है, दी गई ऊष्मा की वह मात्रा इसके ताप और एकांक परिवर्तन के लिए अवशोषित की जाती है वस्तु की ऊष्माधारिता कहलाती है। अर्थात किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है, तापमान डेल T है, तो ताप में वृद्धि पर ऊष्मा की मात्रा डेल Q हो जाती है। अर्थात ऊष्माधारिता को हम कैसे कहते हैं, डेल Q अपॉन डेल T। अब ये जो डेल Q है, जो ऊष्मा है, वो या तो स्थिर आयतन पे होगी या फिर वो स्थिर दाब पर होगी। ठीक है, हाँ या ना, और यह ऊष्माधारिता आपकी C है। ठीक बात है। अब अपन इसको ऊष्माधारिता C बराबर क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन T। ठीक बात है, डेल T भी लिख सकते हैं और T भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर C डेल T बराबर Q अगर स्थिर आयतन पर है, और यहाँ पर अपन लिख सकते हैं CP डेल T इजिकल टू QP। क्लियर है, हाँ या ना? तो ये स्थिर आयतन और स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता को बात बताई जा सकती है। सबको क्लियर हो गई? तो जल्दी से बताओ यस और नो। डन, ओके। चलिए, अब आता है, हम किसी भी वस्तु को किसी भी ताप पर गर्म करते हैं तो वस्तु का तापमान बढ़ जाता है। अर्थात वस्तु को गर्म करने पर दी गई ऊष्मा यानी ग्रहण की गई ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान और ताप में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। तापमान जितना ज्यादा, उसके ताप में जितनी वृद्धि, उसके आयतन में उतनी ज्यादा वृद्धि होती है। अगर वस्तु का द्रव्यमान m है तो Q समानुपाती m इंटू T। राइट, Q बराबर समानुपाती स्थिरांक को हटा दो, C m डेल T। ये है मोलर, ये है विशिष्ट ऊष्मा के लिए, है ना, यानी कि आप एक पर्टिकुलर समय पर, पर्टिकुलर तापमान पर ऊष्मा Q दे रहे हैं, तो उसे हम Cm क्या लिख सकते हैं, डेल T। राइट, और केवल C को लिख दो तो m गुणा डेल T। वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट इन क्लियर कहते हैं, तो उसे C बराबर क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन m इंटू डेल T। ठीक है, डन, बात समझ में आई? तो चलते हैं आगे। अब आता है अगला,
अगर m बराबर 1 t बराबर 1 हो तो c बराबर q हो गया। विशिष्ट ऊष्मा को हम निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उस ऊष्मा की वह मात्रा है जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक वृद्धि करने की आवश्यक होती है। विशिष्ट ऊष्मा ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलो अथवा किलो कैलोरी प्रति किग्रा होता है। इसे किलो कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस में भी लिखा जाता है। विमीय सूत्र ये होता है। ठीक है, अपने को मोटा मोटी क्या पता होना चाहिए? विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? ऊष्माधारिता जो एक विशिष्ट यानी एक निश्चित पदार्थ की मात्रा के द्वारा जब Q ऊष्मा अवशोषित की जाती है, या यूं कहें जब किसी पदार्थ के m द्रव्यमान द्वारा Q ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है T ताप पर, तो उसे हम कहते हैं C = Q/m × T। डन। यह है आपकी विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक एनर्जी। डन। चलते हैं आगे। अब आता है मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा को अपन थीटा डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पदार्थ का द्रव्यमान m ना लेकर इसे मोल में व्यक्त करते हैं, क्योंकि वह क्या होता है? मोलर विशिष्ट ऊष्मा से व्यक्त किया जाता है। ऊष्माधारिता व विशिष्ट ऊष्मा में क्या फर्क है? ऊष्माधारिता के लिए कोई स्पेसिफिक मान नहीं है, कितनी भी ऊष्मा को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन विशिष्ट ऊष्माधारिता का मतलब होता है स्पेसिफिक पदार्थ की मात्रा में Q ऊष्मा का अवशोषण। डन। ऊष्माधारिता वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, जबकि विशिष्ट ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान और उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। ऊष्माधारिता की इकाई किलोरी प्रति केल्विन होती है, जबकि विशिष्ट ऊष्मा की इकाई जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होती है। ऊष्माधारिता को S से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि विशिष्ट ऊष्मा को C से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ में आई तो प्लीज एक बार थम्स अप जरूर दिखा दें। ठीक है, आओ जी बच्चों। अब स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? स्थिर आयतन पर Cv और स्थिर दाब पर Cp। 1 डिग्री सेल्सियस किसी पदार्थ के क्या भाई 1 ग्राम द्रव्यमान के 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाने के लिए, वही है किसी पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने को ऊष्माधारिता कहते हैं। अब 1 मोल में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो विशिष्ट ऊष्माधारिता कह रही। अब स्थिर ताप पर, स्थिर दाब पर, स्थिर आयतन पर, तो स्थिर आयतन पर क्या होगा? स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 ग्राम पदार्थ का क्या भाई 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस गैस की विशिष्ट आयतन विशिष्ट स्थिर आयतन विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा 1 ग्राम द्रव्यमान वाले पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाया जाए तो उसकी ऊष्माधारिता क्या कहलाती है? स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाती है। डन। समझ में आई बात? ओके ओके। चलिए अब आता है इसका एग्जाम्पल, जिसे अपन इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता QV = CV डेल टी, अभी बताया था CV = QV डेल टी, और इसे अपन इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और ये डेल ई क्या है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। क्लियर है? ओके डन। स्थिर दाब पर H सिमिलर एज Q, अभी मैंने बताया ही था आपको, ऊष्मा का अवशोषण के बराबर होती है एंथैल्पी। Cp व Cv में संबंध क्या है? ऊष्माधारिता किसी भी निकाय के 1 डिग्री तापमान को बढ़ाने के लिए ग्रहण की गई ऊष्मा ऊष्माधारिता कहलाती है। इसमें Cp व Cv में संबंध क्या होता है? स्थिर आयतन पर स्थिर दाब पर हम सब जानते हैं डेल V डेल T डेल H डेल T, ये आप सब जानते हो, इसमें आपको कोई दो राय नहीं है, मैंने पीछे भी समझाया है। सो इन दोनों के मान को यदि आप देखें तो ये मान किसके बराबर है? QV के, और ये मान किसके बराबर आएगा? QP के। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो QP और QV का मान है तो अपन जानते हैं कि डेल H बराबर क्या होता है भाई? डेल V + P डेल V, डेल U है ये, ठीक है, डेल U, ठीक है, डेल U, ठीक है, PV आदर्श गैस समीकरण से RT हो गया। अब यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखोगे? CP, डेल U की जगह CV, दोनों का अंतर
Cp माइनस Cv, ये कितने मार्क्स का आता है? 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है। 2 मार्क्स क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में छपा हुआ है, आप आज ही नोट कर लें। जिनके 11th के एग्जाम नहीं हुए हैं वो बच्चा आज ही नोट कर ले, ये कंफर्म आएगा। और कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल क्या लिखना है? आपको केवल और केवल इतना ही लिखना है कि Cp Cv बराबर ये होता है, Cp बराबर ये होता है। इन दोनों का मान स्थिर आयतन पर ये होता है, स्थिर दाब पर ये होता है। लिख दिया, Q1 QV QP लिख दिया। हम सब जानते हैं कि एंथैल्पी बराबर डेल H बराबर डेल U प्लस P डेल V होता है। P डेल V की जगह आदर्श गैस समीकरण से क्या लिखते हैं? PV बराबर nRT डेल RT लिख दिया, R डेल T लिख दिया, R डेल T की जगह डेल U डेल U का मान समीकरण 1 व 2 से रखने पर, राइट, डेल T तीनों में कॉमन ले लिया, क्या आ गया? Cp ये सबका कट गया। ठीक है, तो क्या आया? Cp माइनस Cv बराबर R। डन? क्लियर है? कितना इजी, कितना इजी, कितना इजी है भाई, एक बार करके देखो। मैंने तो बोल के ही बता दिया भाई, इतना याद हो जाना चाहिए आप लोगों को भी। अगर कोई पूछे ना नींद में उठा के कि Cp में संबंध क्या है तो बता देना चाहिए। आ जाओ, अब आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित और उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। आपने देखा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मैंने बहुत बार एग्जांपल में बताया है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसमें पानी डालो तो अपने आप इतनी तेज ऊष्मा उत्सर्जित होती है, मटकी के अंदर उसको डाल के रखा जाता है तो मटकी भी टूट जाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो बिना गर्म किए ऊष्मा का उत्सर्जन करती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वो होती है जिन्हें ऊष्मा अपन गर्म करने के लिए देते हैं। जैसे मिल्क है, उसको गर्म किया तो वह ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है, राइट, उसके मॉलिक्यूल्स टूटते हैं पर वो ऊष्मा का अवशोषण करके टूटते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्लियर? बात समझ में आई तो जल्दी से बताओ यस और नो। डन है? ओके ओके ओके, चलो जी, बढ़िया जी बढ़िया। ओके, चलते हैं। तो ये हो गया आपका टॉपिक खत्म ऊष्मागतिकी का। आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जैसे मैंने बताई है वैसे जरूर करना। ओके, तो मिलते हैं अगले वन शॉट के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों।